बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेल ऑफ द इम्यूनो सिस्टम के हवाले से। ठीक है, अगर आप दोस्तों को याद होगा तो हमने सेल ऑफ द इम्यूनो सिस्टम वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सब्सक्राइबर थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसको हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए। मैं पहले ये बात आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि मैं उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेक्चर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन चलिए, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो इस बिना पर मैं आज इस वीडियो को इंग्लिश में उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान और आप देख रहे हैं कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट चैनल। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मतलब इम्यूनो सेल्स है क्या चीज़। जी, द सेल्स दैट सर्व स्पेशलाइज्ड रोल इन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनो रिस्पॉन्स आर फेगोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स एंड वेरियस अदर ल्यूकोसाइट दैट फंक्शन टू एलिमिनेट एंटीजन्स। क्या तो पहले पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं आपके बॉडी में जो कि इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक अहम रोल अदा करते हैं। और वो सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल आपके पास फेगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स और दूसरे ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जिनका फंक्शन क्या है? जिनका फंक्शन है एंटीजन को एलिमिनेट करना। एंटीजन वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये तमाम तर इसके ऊपर ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये उनके ऊपर चिपक जाते हैं एंटीबॉडी, तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? माइक्रोब्स फिनिश हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं समहाउ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द सेल्स ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम आर नॉर्मली प्रेजेंट एज अ सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड लिम्फ। क्या होता है कि आपके इनेट और एडेप्टिव इम्यूनो सिस्टम में, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनो सिस्टम वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इनेट इम्यूनो सिस्टम वो होता है जो कि हर माइक्रोब्स के ख़िलाफ़, जब आपका इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होता है, पार्टिकल्स हो या जो भी हो, माइक्रोब्स हो, जब उसके ख़िलाफ़ आपका इम्यूनिटी एक्शन शो करता है तो उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी कोई ख़ास माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जब वो अपना एक्टिविटी शो करता है, जैसे कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आपका इम्यूनिटी कुछ टाइम बाद जब एक्टिवेट होता है तो ये एक ख़ास माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो गया, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो सेल्स होते हैं जो कि इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में पाए जाते हैं, ये आपके पास सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेटिंग सेल्स है। इसको हम सर्कुलेटिंग सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड में भी सर्कुलेशन करता है और लिम्फ में भी सर्कुलेशन करता है। लिम्फ आपके पास बॉडी का हर वो हिस्सा या हर वो वेसल्स हो गए, वेसल्स भी हम कह सकते हैं, या बॉडी का हर वो हिस्सा जहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, ब्लड के अलावा दूसरे फ्लूइड्स भी पाए जाते हैं, तो उसका हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, जैसे कि आपके पास लिम्फॉइड आर्गन हो गए, इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके पास सेल्स होते हैं, तमाम तर टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं द हेमोपोएटिक इज़ द कंसिडर एडल्ट स्टेम सेल बिकॉज इट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। असल में आपके पास एक ही स्टेम सेल है जो कि तमाम तर ब्लड सेल्स को सिक्रीट करता है, और उस एक स्टेम सेल को हम कहते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल। वो हेमोपोएटिक स्टेम सेल जो है उससे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड सेल्स सिक्रीट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द इम्यूनो सिस्टम फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस टू जनरेट इफेक्टिव प्रोटेक्टिव रिस्पांस अगेंस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन। आपके बॉडी में जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंज उसको दरकार होते हैं। जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं तो उस चैलेंजेस की वजह से क्या होता है? आपके बॉडी में क्या होता है? जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं। जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं तो इससे क्या होगा? आपके बॉडी में एक ख़ास किस्म का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की वजह से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्यूनो सिस्टम का रोल है। तो ये रोल किसकी वजह से होते हैं? तो इम्यूनो सिस्टम में ये रोल आपके पास कौन अदा करता है? इम्यूनो सेल्स अदा करते हैं। ठीक है,
पॉइंट ये कहते हैं कि द फर्स्ट सिस्टम रिस्पॉन्स रिपीटली टू स्मॉल नंबर ऑफ मेनी डिफरेंट माइक्रोब्स डेट मे बी इंट्रोड्यूस्ड एट एनी साइट ऑफ द बॉडी। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पहला सिस्टम है जो कि आपके बॉडी में ख़ास किस्म के, यानी स्मॉल नंबर का मतलब है कि थोड़े तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ एक्टिवेट होता है। तो पहला सिस्टम क्या होगा, जब आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स, किसी भी बॉडी के किसी हिस्से में आपके बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो गया या इंजेक्ट हो गया, तो क्या होगा, उसके ख़िलाफ़ एमिनो सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि सबसे पहले आपके बॉडी में स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंटरनलाइज होता है। सेकंड क्या होता है, फर्स्ट हेमोपोएटिक स्टेम सेल इज़ प्रेजेंट पर 5 × 10⁴। तो आपके बॉडी में हेमोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है जिसकी तादाद तकरीबन इतना है, ठीक है, इन द बोन मेरो में इसकी तादाद इतनी है। एंड देयर नंबर आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय अ बैलेंस ऑफ सेल डिवीजन, डेथ, डिफ्रेंशिएशन। तो आपके बोन मेरो में जो हेमोपोएटिक सेल की तादाद है वो है 5 × 10⁴, ठीक है। और यही जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल है, जिसका ये जो बैलेंस होता है, मतलब 5 × 10 से ना तो ये बढ़ता है ना तो ये घटता है, यानी ना तो ये इंक्रीज़ होता है ना ये डिक्रीज़ होता है। तो ये क्यों, क्योंकि इसके मतलब क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न की वजह से भी ये कंट्रोल होता है। इसके जो नंबर होता है, सेल डेथ होता है, सेल डेथ की वजह से भी ये कंट्रोल होता है। और सेल में ख़ास किस्म की डिफ्रेंशिएशन होती है, स्ट्रक्चर चेंजेस होती है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके बॉडी में हेमोपोएटिक स्टेम सेल की जो मिकदार होती है बोन मेरो में, वो यूँ ही कांस्टेंट रहती है 5 × 10⁴। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, सेकेंड, इन द एडेप्टिव अमीनो रिस्पॉन्स वेरी फ्यू नेवी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिकली रिकोगनाइज एंड रिस्पॉन्स टू एनी वन एंटीजन। इनका कहने का मतलब है कि सेकंड क्या होता है, फर्स्ट आपके पास इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होगा एक ख़ास माइक्रोब्स, यानी स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ख़िलाफ़। सेकंड आपके पास ये हुआ कि आपके पास सेकंड क्या होगा, एडप्टिव इम्यूनो सिस्टम अब एक्टिवेट होगा जो कि ख़ास किस्म के लिम्फोसाइट्स को सिक्रीट करे, जिसमें बी और टी सेल इन्वॉल्व होते हैं। और वो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, वो किसी भी एक एंटीजन के ख़िलाफ़ एक्टिवेट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर क्या कहता है, तो ये असल में ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म है जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, ठीक है। तो थर्ड मैकेनिज़्म में क्या होता है, तीसरा आपके पास एडेप्टिव इम्यूनिटी का इफेक्टर मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है। इफेक्टर मैकेनिज़्म क्या होता है, इफेक्टर मैकेनिज़्म जो कि इफेक्ट करता है उस माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जिससे माइक्रोब्स डेथ हो जाते हैं। वो आपके पास एंटीबॉडी होते हैं और इफेक्टर टी सेल्स होते हैं, जिसमें हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी सेल्स के काफ़ी टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मैं एक बार फिर आपके लिए एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपके बॉडी में कुछ नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले जब माइक्रोब्स, स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंटरनलाइज हो जाए तो आपके बॉडी में इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो लॉट ऑफ माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा। सेकंड ये होता है कि आपके बॉडी में फिर आहिस्ता आहिस्ता एडेप्टिव इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो रिमेनिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी उसको किल नहीं कर पाते, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होकर फिर उनको क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, कोई ख़ास किस्म के एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं। तीसरा, जब ये रिकग्निशन कर लेते तो तीसरा आपके पास एडेप्टिव इम्यूनिटी का इफेक्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इफेक्टर मैकेनिज्म एडेप्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं और टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। टी सेल्स में आपके पास हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये तमाम तर एक्टिवेट होता है। और इसी तरह जो रिमेनिंग माइक्रोब्स, जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के फंक्शन आपके पास आपकी ही इम्यूनो सेल्स करते रहते हैं। अब किस तरह करते हैं तो वो आगे तफसील से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, द एबिलिटी ऑफ इम्यूनो सिस्टम टू मीट दिस चैलेंजेस एंड टू परफॉर्म इट्स प्रोटेक्टिव फंक्शन मेनली डिपेंड ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सेल्स एंड टिश्यू। इनका कहने का मतलब ये हुआ, आपके इम्यूनो सिस्टम जो है वो जो अपना फंक्शन करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स से आपके बॉडी को बचाता है, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं बचाता, कोई ख़ास किस्म के फैक्टर्स है, कोई ख़ास किस्म के प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ और फैक्टर्स की बुनियाद पर क्या होता है, आपका इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होकर एक्टिविटी और फंक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है,
मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो हमारे पास असल में इम्यूनो सिस्टम में ये WBC ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादातर ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। RBC जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास ये जो WBC होते हैं इसको हम कहते हैं इम्यूनो सेल्स। अब WBC के आपके पास काफ़ी टाइप्स है जिसको हम 1 बाय 1 तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। द मेजर सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द इम्यूनो सिस्टम एंड देयर इंपॉर्टेंट रोल आर द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो मेन सेल्स होते हैं इम्यूनो सेल्स की बात मैं कर रहा हूँ, और इनके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो अभी इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोफेजेस क्या है, फिर न्यूट्रोफिल्स के हवाले से मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, लिम्फोसाइट्स, इजिनोफिल्स, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर सेल और प्लेटलेट्स। ये तमाम तर सेल्स तो हमने पढ़े भी थे, अगर आप लोगों को याद होगा, वाइट बोर्ड पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्यूनो सेल्स है। इसमें ये जो आपके पास ये जो 2 सेल्स, ये पहला ये जो नीचे वाला सेल, ये इम्यूनो सिस्टम में मतलब रोल अदा नहीं करते, ठीक है ना। बाकी जो 9 सेल्स है ये इम्यूनो सिस्टम में काफ़ी इनका अहम रोल है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले इम्यूनो सेल्स के हवाले से पढ़ते हैं। अच्छा जी, इम्यूनो सेल्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले मतलब इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा बहुत हेमेटोपोएसिस के हवाले से हम पढ़ते हैं कि हेमेटोपोएसिस है क्या चीज़। वैसे हेमेटोपोएसिस भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि हेमेटोपोएसिस को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि जब कभी आप इम्यूनो सेल्स के हवाले से पढ़ते हैं तो आप लोगों को हेमेटोपोएसिस का जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हेमेटोपोएसिस से ही आपके पास इम्यूनो सेल्स बनते हैं। ये हेमेटोपोएसिस आपके पास दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आपके पास ब्लड सेल्स तैयार होते हैं या बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ये टॉपिक पढ़ना निहायत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हेमेटोपोएसिस के बारे में। हेमेटोपोएसिस आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। तो ब्लड सेल्स किस तरह तैयार होते हैं? ये जो पोर्शन है ब्लू वाला, ये आपके पास बोन मेरो वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये आपके पास पेरिफेरल टिश्यूज़ है, ठीक है। ये भी आपके पास पेरिफेरल टिश्यू वाला एरिया है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम मतलब समराइज़ करते हैं कि हमारे पास हेमेटोपोएसिस में क्या होता है। तो असल में हमारे पास एक सेल होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस कहते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ये वाला, ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये आपके पास 2 सेल्स हो गए। अच्छा जी, पहले सेल को हम कहते हैं माइलाइड प्रोजेनरेटर, जबकि दूसरे सेल को हम कहते हैं लिम्फाइड प्रोजेनरेटर, ठीक है। अब नाम को आप देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेल कौन से सेल्स को जनरेट करते हैं। ये जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं ये किस तरह जनरेट होता है, अब ये भी एक क्वेश्चन है हमारे जहन। ये खुद डिवाइड होकर 2 हेमोपोएटिक स्टेम सेल में बन जाते हैं, तो ये खुद से अपने आप को बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, जब ये दूसरे सेल्स को बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम माइलाइड प्रोजेनरेटर और लिम्फाइड प्रोजेनरेटर कहते हैं। सबसे पहले इस वाले हिस्से पर आते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इस हिस्से की तरफ आएंगे। माइलाइड प्रोजेनरेटर जो होता है वो आपके पास फिर मज़ीद 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक आपके पास माइलाइड जो प्रोजेनरेटर वो डायरेक्ट आपके पास डेंड्राइटिक सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपके पास माइलाइड प्रोजेनरेटर में आपके पास डायरेक्ट बेसोफिल्स प्रोजेनरेटर्स एक्टिवेट होता है। ना सिर्फ बेसोफिल बल्कि आपके पास माइलाइड प्रोजेनरेटर फिर आपके पास क्या एक्टिवेट करते हैं, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर, ये पहला सेल ये आपके पास प्रोड्यूस करता है। इजनोफिल प्रोजेनरेटर को भी ये प्रोड्यूस करता है, बेसोफिल प्रोजेनरेटर को भी प्रोड्यूस करता है, और मेगाकैरियोसाइट को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। नीचे जो है आपके पास एरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको हम मेगाकैरियोसाइट्स जो कि अच्छा ये एरिथ्रोसाइट्स है। तो क्या होता है असल में आपके पास ये होता है कि ये जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर जो होता है ये आपके पास 3 किस्म के सेल्स को क्या करते हैं, जेनरेट करते हैं। पहला जो है उसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में वो कन्वर्ट होता है। दूसरा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इजिनोफिल प्रोजेनरेटर, जो कि आपके पास इजिनोफिल सेल्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं।
और जो आपके पास चौथा है जिसको हम बेजोफिल्स प्रोजेनेरेटर कहते हैं, वो आपके पास बेजोफिल को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये जो साथ में डायग्राम है ये असल में रियल डायग्राम है इसके। फिर आपके पास मेगा कैरियोसाइट है। मेगा कैरियोसाइट किसको कोड करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करता है, वो प्लेटलेट्स को जनरेट करता है। नेक्स्ट आपके पास है एरिथ्रोसाइट प्रोजेनरेटर्स, जो कि आपके पास एरिथ्रोसाइट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है आपके बॉडी में, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स, ये वाला सेल ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर जो होते हैं ये दो में डिवाइड होता है। एक तो ये आपके पास मोनोसाइट को सिक्रीट करता है, आप देख सकते हैं, और दूसरा आपके पास ये न्यूट्रोफिल्स को सिक्रीट करता है। मोनोसाइट पर क्या होता है, वो दो में डिफ्रेंशिएट होता है। मोनोसाइट तो कभी कभार आपके पास डेंड्राइटिक सेल में डिवाइड मतलब उसमें चेंज हो जाता है, तो कभी कभार ये मोनोसाइट आपके पास मैक्रोफेज, जब ये दोनों टिश्यू में चले जाते हैं ये मोनोसाइट, तो ये डेंड्राइटिक सेल में चेंज हो जाता है, और कभी कभार ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ यू आपके पास लेफ्ट साइड वाले, कुछ यू हिस्सा होता है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास माइलाइट जो प्रोजेनरेटर होता है, एक बार फिर मैं बताता चलूँ, माइलाइट प्रोजेनरेटर से आपके पास डायरेक्ट डेंड्राइटिक सेल बनता है। माइलाइट प्रोजेनरेटर से फिर आपके पास 4 किस्म के सेल्स मजीद बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर, इजोनोफिल प्रोजेनरेटर, बेजोफिल प्रोजेनरेटर, मेगा कैरियोसाइट और एरिथ्रोसाइट्स प्रोजेनरेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके पास ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर होता है, ये आपके पास 2 सेल्स को जनरेट करते हैं, जिसको न्यूट्रोफिल मोनोसाइट कहते हैं। मोनोसाइट मजीद 2 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिसको मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। नीचे जो इजोनोफिल्स प्रोजेनरेटर, वो इजोनोफिल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फिर जो नीचे बेजोफिल प्रोजेनरेटर होता है, वो बेजोफिल में मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये जो अच्छा एक बात मैं और यहाँ पे मिस कर चुका हूँ, वो ये है कि ये जो आपके पास ये जो आपके पास माइलाइट प्रोजेनरेटर है, ये कभी कभार डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करता है, आपके पास डायरेक्टली ये मास्ट सेल को भी प्रोड्यूस करता है, तो ये बात भी याद रख लें। ठीक है, फिर आपके पास ये जो बेजोफिल प्रोजेनरेटर है, बेजोफिल को मेगा कैरियोसाइट जो है ये प्लेटलेट्स को, और एरिथ्रोसाइट्स ये प्रोजेनरेटर एरिथ्रोसाइट्स को सिक्रीट करते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, ये वाला हिस्सा अब एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास जब ये हेमोपोएटिक स्टेम सेल से आपके पास जो दूसरा सेल मतलब बनता है, उसको हम कहते हैं लिम्फाइड प्रोजेनरेटर। लिम्फाइड प्रोजेनरेटर को हम मतलब इससे फिर आपके पास मजीद 2 सेल्स आपके पास बनते हैं, ये वाले। एक को हम कहते हैं टी सेल प्रोजेनरेटर, दूसरों को हम कहते हैं बी सेल प्रोजेनरेटर। टी सेल प्रोजेनरेटर से आपके पास मजीद 2 सेल्स बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, दूसरों को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये जो बी सेल होता है, बी सेल, ये भी आपके पास फिर मजीद कन्वर्ट हो जाता है बी सेल में। बी सेल प्रोजेनरेटर बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बी सेल यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, पर मैं आप लोगों को बताता चलो। फिर ये मजीद आपके पास प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्लाज्मा सेल हुआ। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये जो लिम्फाइड प्रोजेनरेटर होता है, ये कभी कभार क्या होता है, आपके पास डायरेक्टली नेचुरल किलर सेल को भी मतलब जनरेट करता है, या फिर ये आपके पास डायरेक्टली डेंड्राइटिक सेल को भी जनरेट करते हैं। तो ये एक बात थोड़ा कॉमन है, वो ये है कि लिम्फाइड और माइलाइड ये दोनों डेंड्राइटिक सेल को जनरेट करते हैं। तो ये था आपके पास हेमेटोपोएसिस के। हेमेटोपोएसिस क्या चीज़ है, जिसको हम कहते हैं ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इजोनोफिल। अब इजोनोफिल क्या है, इजोनोफिल अब थोड़ा सा बहुत पढ़ते हैं। अच्छा, वो जो अभी हमने पढ़ा वो हेमेटोपोएसिस था। अब ये जो हम सेल 1 बाय 1 सेल हम पढ़ेंगे, ये अब आपके पास एमिनो सेल्स है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास एमिनो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स क्या चीज़ है, उसके वाले से हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मोटाइल फेगोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स हैविंग बाइलोब न्यूक्लियस डेट कैन माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेस। इजिनोफिल्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं, और ये आपके पास मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है कि ये हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं टिश्यू स्पेस में जाने के लिए।
ठीक है ना। तो ये टिश्यू स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मोटाइल फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करते हैं, मतलब निगलते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इस सेल में आपके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बर्स्ट होकर ख़ास किस्म के ग्रेंजाइम या ख़ास किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, या ख़ास किस्म के वो, मतलब आपके पास ग्रेंजाइम भी हो सकते हैं, ख़ास किस्म के वो एंजाइम होते हैं जो कि ज़्यादातर ये जो वर्म्स होते हैं इसको किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये कहते हैं कि वॉल्यूम आपके पास ब्लड में इसका 3% है, ठीक है। GM, CSF, IL, इंटरल्यूकिन 3 और 5 ये सारे ख़ास किस्म के साइटोकाइंस है, ठीक है, जो कि आपके पास इज़िनोफिल्स के मैचुरेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा ये जो इज़िनोफिल है ये आपके पास जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वर्म्स शामिल होते उसको किल करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी फाउंड क्लस्टरिंग अराउंड इन्वेडिंग वर्म्स। जो वर्म्स होते हैं उसके इर्द गिर्द ये एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर मतलब जमा हो जाते हैं उस वर्म्स के इर्द गिर्द, ठीक है। हुज मेंबर्स आर डैमेज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द इज़िनोफिल्स। तो जब ये क्लस्टर बन जाते हैं, मतलब मजमुआ सा बन जाता है इन वर्म्स के इर्द गिर्द, तो क्या होता है, ये जो आपके पास फिर इज़िनोफिल होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स है चूँकि, तो ये ग्रेन्यूल्स को बर्स्ट करते हैं। ग्रेन्यूल्स बर्स्ट होकर ख़ास किस्म के प्रोटीन सिक्रीट करते, वो जो प्रोटीन होते हैं फिर क्या करते हैं, उस वर्म्स को किल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं also involved in variety of inflammatory reaction and some leading to asthma and allergic symptom। इसमें आपके पास ये जो आपके पास इज़िनोफिल होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। जब कभी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो इज़िनोफिल वहाँ पर ज़रूर होगा। इसके अलावा इज़िनोफिल के होने की वजह से कभी कभार एस्थमा भी होता है और एलर्जिक साइन एंड सिम्टम भी होते हैं। एस्थमा इसलिए तो है क्योंकि जब ये ग्रेन्यूल्स सिक्रीट होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन का अमल होता है जिसकी वजह से एस्थमा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सम इज़िनोफिल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन पेरिफेरल टिश्यू। अब ये कुछ पेरिफेरल टिश्यू में भी पाए जाते हैं, स्पेशली जैसे कि पेरिफेरल टिश्यू आपके पास जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके पास पेरिफेरल टिश्यू है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू में सिस्टम में भी पाए जाते हैं, जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल टिश्यू कहते हैं। अब ये जो आपके पास ये डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये आपके पास इज़िनोफिल है। दिस इज़ जस्ट इमेजिनरी पिक्चर, ये सिर्फ एक ख्याली पिक्चर है, रियल नहीं है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बोला कि बाइलोप इसका न्यूक्लियस है, ये जो आप देख सकते हैं इसमें ये डॉट ये वाले ये सारे ये हो गया ये, इसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो कुछ यू शेप इसका होगा। तो ये क्या है, ये आपके पास इज़िनोफिल होगा। जब स्टेन करोगे तो तब ये कुछ यू आपके पास दिखाई देगा। इसका परसेंटेज ब्लड सेल्स में 3% होता है। नेक्स्ट आपके पास फिर जो सेल है उसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रोफेजेस भी फेगोसाइटिक है और इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है तो उसको पीसीस में कन्वर्ट करके अपने एंटीबॉडी में या अपने एंटीना पर ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं दूसरे मतलब सेल्स को, ठीक है। दूसरी बात है लार्जर देन मोनोसाइट, इसका साइज मोनोसाइट से थोड़ा बड़ा होता है। एक्टिवेट अगेंस्ट पैथोजन, दे हैव टोल लाइक रिसेप्टर, ये पैथोजन के खिलाफ एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं। टोल लाइक वो रिसेप्टर होते हैं जो कि हर पैथोजन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इस असल में ये जो आपके पास ये जो सेल होते हैं ये वाले, इसके बॉडी में एंटीना होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर कभी कभार क्या होता है, कोई बैक्टीरिया जब इस पर आ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये इसके एक्टिवेशन की वजह से ये मज़ीद कभी कभार तो ये डिवाइड हो जाते हैं या कभी कभार ये एंजाइम्स को सिक्रीट करके दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन माउथ फॉर 1 ईयर,
माउथ में ये आपके पास सालों तक रह सकते हैं। इंजेस्ट द डेथ होस्ट सेल थस क्लीन अप द प्रोसेस। होस्ट सेल जब डेथ हो जाते हैं आपके बॉडी में तो ये उसको भी इंजेस्ट करते हैं, उसको भी इनगल्फ करते हैं। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो डेथ सेल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह आपका बॉडी जो डेथ सेल से होगा वो साफ़ हो जाएगा। तो ये पहला डायग्राम भी आपके पास मैक्रोफेजेस है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम भी मैक्रोफेजेस, और ये दिस इज़ द रियल पिक्चर। ये वाला जो है ये रियल पिक्चर ऑफ द डेंड्राइटिक मोनोसाइट मैक्रोफेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? हैविंग मल्टी लोब न्यूक्लियस i.e. अप टू 5 लोब्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका न्यूक्लियस अगर आप देख ले तो इसके लोब आपके पास 5 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी वजह से इसको हम मल्टी लोब न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को हम मल्टी लोब न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी वजह से इस सेल का दूसरा जो नाम है वो है आपके पास पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों? पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फो का मतलब है स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस। तो मेनी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड में अगर इसका वॉल्यूम देख ले तो 60 to 70%। नंबर इंक्रीज्ड, अब ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जब होता है तो उन दोनों टाइम में इसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है। और इसके लिए जो हार्मोन होता है वो है GCSF। ठीक है, इसका जो शेप अगर आप देख ले तो स्फेरिकल है, 12 to 15 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है। लाइफ स्पेन अगर आप देख ले तो 8 डेज इसकी लाइफ स्पेन है टिश्यू में। ठीक है, सर्कुलेशन अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होगा, टिश्यू में तो 8 डेज है, लेकिन अगर ब्लड में ये सर्कुलेट करता है तो 6 to 12 आवर। ठीक है, अब टिश्यू में इसलिए क्योंकि टिश्यू में ज़्यादातर माइक्रोब्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो लिहाजा ये 8 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन सर्कुलेशन में चूँकि कभी कभार माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर इसका लाइफ स्पेन थोड़ा कम होता है टिश्यू के बनिस्बत। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं फर्स्ट सेल टाइप्स दैट डिफेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट। हर इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ ये एक्टिवेट होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास हो गए ये बैक्टीरिया, फंजाई, हर किस्म का बैक्टीरिया हो गया, हर किस्म का फंजा हो गया, तो हर किस्म के माइक्रोब्स के खिलाफ ये क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। 2 ग्रेन्यूल्स, इसमें आपके पास 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एजोरोफिलिक ग्रेन्यूल, जिसमें आपके पास कैटेलिसिडीन और डिफेंसिन्स होते हैं। और ये दोनों जो है माइक्रोसाइडल इन नेचर होता है, मतलब माइक्रोब्स को किल करते हैं। साइडल का मतलब है किल करना। दूसरा जो ग्रेन्यूल होता है उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल, जिसमें लाइसोजाइम, कोलिजिनेस और एलेस्टेस होते हैं। इनका भी यही सेम रोल है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं दीज ग्रेन्यूल्स डू नॉट स्टेन स्ट्रांगली विद आइदर बेसिक और एसिडिक डाइज। अब ये जो ग्रेन्यूल है ये स्ट्रांगली मतलब ना तो बेसिक को पकड़ता है जो ख़ास किस्म के कलर्स होते हैं, ना ही एसिडिक कलर को ये पकड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास इज़िनोफिल्स और ये जो बेजोफिल होते हैं वो कलर को पकड़ते हैं, लेकिन ये इसी तरह बेसिक और एसिडिक कलर को नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना, और इसमें जो कलर है वो आपके पास एजियोसिन और हेमेटोजाइलिन। ठीक है, विच डिस्टिंग्विशेस न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम बेजोफिल एंड इज़ोफिल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं वो तो ना बेसिक स्टेन को पकड़ते हैं, बेसिक कलर को ना वो रिटेन कर सकता है, और ना ही ये एसिडिक कलर को रिटेन करता है। इसी वजह से ये बेजोफिल और इज़िनोफिल से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये है इसका आपके पास स्ट्रक्चर। यह न्यूट्रोफिल आप देख सकते हैं, तो ये देखो मल्टी लोब है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी कभार ये जो न्यूक्लियस है ये आपके पास इसका न्यूक्लियस है, कभी कभार ये 3 लोब्ड होते हैं। तो अगर ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें जो कि एक रियल डायग्राम है, जब आप इसको स्टेन करें तो ये आपके पास देखो 2, 3 अप टू 5 हो गए, कभी 6, कभी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये 5, 3, 2 तो मल्टी लोब न्यूक्लियर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो आपके पास सेल्स है उसको हम कहते हैं मोनोसाइट। अब मोनोसाइट के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मोनोसाइट जो है उसका जो परसेंटेज ब्लड में होता है वो 5 to 10% होता है वाइट ब्लड सेल में। ठीक है,
और उसका जो अगर आप मतलब साइज़ देख लें 15 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर, मतलब चूँकि गोल होते ये आपके पास मोनोसाइट है, ये देख लें। तो कहते ये है कि इसका ये जो डायमीटर है वो 15 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट, ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ द सेल है डेट माइग्रेट इनटू अ टिश्यू एंड डिफरेंशिएट इनटू डाइवर्स एरी ऑफ टिश्यू रेसिडेंट्स फेगोसाइटिक सेल इंक्लूडिंग मैक्रोफेजेस एंड। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ये हेट्रोजीनियस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि ये जब टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये सेल, तो ये सेल जो होते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो कि बाद में फिर इसको हम मोनोसाइट नहीं कहेंगे। जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो इसके नेम चेंज हो जाते हैं, फिर इसको हम मैक्रोफेजेस या फिर इसको हम डेंड्राइटिक सेल कहेंगे। तो फिर इसके दो मतलब नेम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हेमेटोपोइसिस इन द बोन मैरो ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स प्रोजेनरेटर डिफरेंशिएट इनटू प्रोमोनोसाइट व्हिच लीव द बोन मैरो एंड एंटर द ब्लड वेयर दे फर्दर डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर मोनोसाइट। अब इनका कहने का मतलब कि हेमेटोपोइसिस के दौरान क्या होता है, बोन मैरो में आपके पास एक ख़ास किस्म का सेल बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनरेटर सेल। वो आपके पास मतलब कन्वर्ट होता है प्रोमोनोसाइट में। प्रोमोनोसाइट फिर बोन मैरो को छोड़ता है, मतलब बोन मैरो से रिलीज आउट होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जैसे ये चले जाते हैं तो फिर ये आपके पास मैच्योर मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ मोनोसाइट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और मोनोसाइट के हवाले से बात। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द रियल डायग्राम ऑफ द मोनोसाइट व्हेन यू स्ट्रेन इट। देन नेक्स्ट जो आपके पास सेल है उसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल क्या है? पार्ट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एक अहम पार्ट है क्योंकि ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस पर, क्योंकि इसके सरफेस में आपके पास खास किस्म का रिसेप्टर होता है जो कि एंटीबॉडी के शक्ल का। जिनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के टाइप से और मेलाइड लिनेज का भी टाइप्स है, ठीक है। और ये भी आपके पास हेमोपोएटिक सेल्स से आपके पास डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये हेमोपोएटिक सेल से जब डेवलप होते हैं तो मोनोसाइट की डिफ्रेंशिएशन होकर आपके पास डेंड्राइटिक सेल बनते हैं, ठीक है। FLT3 that bind to FLT3 tyrosine kinase receptors on the precursor cell to produce dendritic cell। आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनके रिसेप्टर पर FLT3 टायरोसिन काइनेस एंजाइम्स पाए जाते हैं। उनके साथ जब ये FLT3 जो कि सबस्ट्रेट होते हैं जब बाइंड हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये आपके पास डेंड्राइटिक सेल के प्रोडक्शन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एक्टिवेट नेवी टी सेल्स देयरफॉर इट लिंक्ड बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये आपके पास टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से जब ये चूंकि ये टी सेल को जब एक्टिवेट करते हैं तो ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में पाए जाते हैं। असल में डेंड्राइटिक सेल चूंकि टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं तो टिश्यू आपके पास इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। तो चूंकि ये आपके पास टी सेल को एक्टिवेट करते हैं तो टी सेल आपके पास एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेंड्राइटिक सेल होता है इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड टिश्यू म्यूकोसल एपिथेलियम एंड ऑर्गन पैरेन्काइमा। ये आपके पास लिम्फोइड टिश्यू में भी पाया जाता है, म्यूकोसल एपिथेलियम में भी पाया जाता है और ये पैरेन्काइमा ऑर्गन पर। ये खास किस्म के नेम्स है ऑर्गन्स के, आप नेट में दे दे तो आपको लिम्फोइड टिश्यू भी आ जाएगा जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। म्यूकोसल एपिथेलियम जहाँ से म्यूकस निकलते हैं और ऑर्गन पैरेन्काइमा भी आप देख ले तो आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके फिर आपके पास दो टाइप से डेंड्राइटिक सेल के। एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल डेंड्राइटिक सेल्स जो कि आपके पास स्किन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि म्यूकस हो गया, ऑर्गन हो गया, पैरेन्काइमा हो गया। इट कैन एक्टिवेट अगेंस्ट माइक्रोब्स के खिलाफ ये एक्टिवेट होता है एंड डिस्प्ले ईच एंटीजन फॉर टी सेल। और ये चूँकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये एंटीजन को टी सेल के लिए प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट सेल जो है उसको डेंड्राइटिक सेल का जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्लाज्मासाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स जो कि शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन।
नेक्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ एक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। ये भी डेंड्राइटिक सेल का एक टाइप है, तो चूँकि इसको चलो इसको भी हम पढ़ते हैं। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स आर नॉट डिराइव फ्रॉम प्रिकर्सर इन बोन मेरो। अब ये बोन मेरो से डिराइव नहीं होते, ठीक है ना, एंड आर अनरिलेटेड टू, और ये डेंड्राइटिक सेल से ताल्लुक भी नहीं। हालांकि ये डेंड्राइटिक सेल से मिलता जुलता नाम है, लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो ना डेंड्राइटिक सेल से ताल्लुक रखता है और ना ही ये बोन मेरो से सीक्रेट होता है। ठीक है, और तीसरी बात ये एंटीजन को भी प्रेजेंट नहीं करते टी सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक अलग ग्रुप है ब्लड सेल्स का। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, ट्रैप एंटीजन कॉम्प्लेक्स टू एंटीबॉडी। ये एंटीजन कॉम्प्लेक्स को पकड़ता है, सही है, एंटीबॉडी के जरिए, क्योंकि इसके सरफेस पर भी आपके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं एंड डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उर्दू लैंग्वेज में। अच्छा जी, एंड डिस्प्ले दिस एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस फॉर रिकग्निशन बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल एंटीजन को टी सेल के लिए मतलब प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये एंटीजन को एंटीबॉडी साथ उसको पकड़ कर यानी ट्रैप करके, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से एंटीजन को ट्रैप करके और फिर उसको पीसेस में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करते हैं अपने सरफेस पर, किसके लिए, बी सेल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि important for the selection of activated B lymphocytes whose antigen receptors bind the display antigen with high affinity। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास बी सेल्स के एक्टिवेशन में एक अहम रोल अदा करता है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास रिसेप्टर, इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जो एंटीजन होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको बी सेल के एक्टिवेशन में एक अहम रोल अदा करेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी सेल के एक्टिवेशन या सिलेक्शन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये डायग्राम देख ले तो ये कुछ डायग्राम है, दिस इज द एक्चुअली द डायग्राम ऑफ, ये डायग्राम अगर आप देख ले तो ये आपके पास है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल का डायग्राम। ठीक है, ये वाले, ये देखो, ये इसके ऊपर ये जो आपके पास रिसेप्टर है एंटीबॉडी के शेप का, ये आपके पास डेंड्राइटिक सेल का रियल डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ये 3 डायग्राम है। ठीक है, अच्छा जी, डेंड्राइटिक सेल असल में होते नहीं है लेकिन मोनोसाइट्स से डेंड्राइटिक सेल बनते हैं। नेक्स्ट जो 7वां है वो आपके पास है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल आर द बोन मेरो डिराइव्ड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन and mucosal epithelium and contain abundant cytoplasmic organelles filled with cytokines, histamine and other mediators। इनका मतलब ये हुआ मास्ट सेल जो होते हैं वो बोन मेरो से भी डिराइव्ड होते हैं और ये आपके पास स्किन में मौजूद होते हैं, एपिथेलियल लेयर में मौजूद होता है और इसमें भी आपके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं ग्रेन्यूल में आपके पास साइटोकाइंस, हिस्टामीन्स और दूसरे मीडिएटर्स पाए जाते हैं जिनका रोल एस्थमा को क्रिएशन करने में और एलर्जिक रिएक्शन को क्रिएशन करने में या इन्फ्लेमेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं स्टेम सेल फैक्टर इज अ साइटोकाइन दैट इज एसेंशियली फॉर द मास्ट सेल डेवलपमेंट। स्टेम सेल फैक्टर जो होते हैं वो आपके पास ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि मास्ट सेल के डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली मैच्योर मास्ट सेल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेशन बट आर constitutively present in a healthy tissue usually adjacent to small blood vessel and nerves। मतलब ये हुआ कि ये जो मैच्योर मास्ट सेल होते हैं ये सर्कुलेशन में पाए नहीं जाते, ये सर्कुलेशन में मौजूद नहीं होते, बल्कि ये आपके पास हेल्थी टिश्यू में पाए जाते हैं और वेसल में पाए जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल में और स्मॉल नर्व्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन मास्ट सेल वेरी इन शेप एंड हैव राउंड न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म contain membrane bounded granules which contain acidic
प्रोटियोग्लाइकेन डेट बाइंड बेसिक डाइज। अब इनका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन मास सेल होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें आपके पास राउंड न्यूक्लियाई होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, और उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स आपके पास उसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स पाए जाते हैं जो कि बेसिक डाइज को पकड़ता है। बेसिक डाइज मतलब कलर है, उसको ये कैच करते हैं। नेक्स्ट, मास सेल्स एक्सप्रेस IgE एंड IgG एंटीबॉडी। मास सेल में आपके पास दो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एक को IgE दूसरे को IgG एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, these antibodies on the mast cell surface bind to antigen signaling event are induced that lead release of the cytoplasm granules content into extracellular space। इनका मतलब ये हुआ, ये जो these antibodies, इसमें जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं इन मास्ट सेल में, तो ये एंटीबॉडी का मेन रोल क्या है, एंटीजन को पकड़ते हैं। जब कभी इस एंटीबॉडी पर कोई एलर्जन आ जाते हैं या कोई एंटीजन आकर बाइंड हो जाते हैं, तो फिर ये इसके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इसकी वजह से क्या होता है, एस्थमा या कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का अमल होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो रिलैक्सेशन का अमल होता है। द रिलीज कंटेंट ऑफ द ग्रेन्यूल इंक्लूडिंग साइटोकाइन हिस्टामिन प्रोमोट चेंजेस इन द ब्लड वेसल डेट कॉज इन्फ्लेमेशन। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इससे जो साइटोकाइन्स या हिस्टामिन वगैरह निकलते हैं, इनका रोल क्या है, ये ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में अहम रोल अदा करता है, जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि मास्ट सेल आल्सो एक्सप्रेस्ड अदर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर डेट रिकॉग्नाइज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। मतलब ये हुआ, ये जो मास्ट सेल होता है ये आपके पास इसमें चूंकि रिसेप्टर होते हैं, तो ये रिसेप्टर जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इस मास्ट सेल के रिसेप्टर पर आपके पास एंटीजन आकर बाइंड हो जाते हैं, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी एक्टिवेट करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को भी उसको भी सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मास्ट सेल प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट हेलेमेंथस। जो वर्म्स होते हैं, हेलेमेंथस वर्म्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसके खिलाफ मास्ट सेल्स एक अहम रोल अदा करते हैं। तो ये आपके पास मास्ट सेल का डायग्राम है, आप देख ले। ठीक है, अगर आप इसको स्टेन कर ले, कलर दे दे, तो फिर इसका डायग्राम कुछ ही होगा। माइक्रोस्कोप में दिस इज द रियल डायग्राम एंड दिस इज जस्ट वर्चुअल। नेक्स्ट आपके पास है बेजोफिल। बेजोफिल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। बेजोफिल्स आर द ब्लड ग्रेनुलोसाइड विद मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटी टू द मास्ट सेल। बेजोफिल भी आपके पास ग्रेनुलोसाइड होते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रॉपर्टीज अगर हम देख ले तो मास्ट सेल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, बेजोफिल भी जो है वो भी बोन मेरो से प्रोड्यूस होता है और बोन मेरो में बेजोफिल प्रोजेनरेट होते हैं जो कि इस बेजोफिल को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये प्रोजेनरेटर बेजोफिल होते हैं, ये जब सर्कुलेशन करते हैं ब्लड में, तो ये बेजोफिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लड में इसकी तादाद बहुत कम होता है, 1% से भी ये कम होते हैं। ठीक है, बेजोफिल जो है वो आमतौर पर आपके पास इन्फ्लेमेटरी साइड पर पाए जाते हैं। जब कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो उस दौरान बेजोफिल एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो वो जो मास्ट सेल हुआ वो भी इन्फ्लेमेशन के दौरान और ये बेजोफिल भी इन्फ्लेमेशन के दौरान एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेजोफिल कंटेन ग्रेन्यूल्स बाइंड्स बेसिक डाइज, दे आर कैपेबल सिंथेसाइजिंग मेनी सेम मीडिएटर एज द मास्ट सेल। बेजोफिल में भी वो तमाम तर मतलब ये भी बेसिक डाइज से मतलब स्टेन होता है और इसमें भी ख़ास किस्म के मीडिएटर्स होते हैं जो कि मास्ट सेल में पाए जाते हैं। लाइक मास्ट सेल बेजोफिल्स एक्सप्रेस IgE, बिल्कुल मास्ट सेल की तरह बेजोफिल में भी IgE IgG एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट ये कहता है कि बिल्कुल मास्ट सेल की तरह बेजोफिल के सरफेस पर भी आपके पास IgG और IgE रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये चूँकि आपके ब्लड में काफ़ी कम होते हैं तो इनका भी वही रोल है।
ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये अहम रोल अदा करते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेजोफिल के हवाले से बातें हुई। ये आपके पास बेजोफिल का स्ट्रक्चर। असल में दोनों में डिफरेंस सिर्फ यूँ है कि मास्ट सेल की तादाद थोड़ा ज़्यादा होता है, बेजोफिल की तादाद थोड़े कम होते हैं। कम मतलब 1% से भी कम होते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। बाकी तमाम तर ये जो ग्रेन्यूल्स की बातें हुई वो सिमिलर हुई। या आप अगर स्ट्रेन करके देख ले तो ये रियल डायग्राम होगा माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट आपके पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आपके पास जो है ये आपके पास यूनिक सेल्स होते हैं जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक अहम रोल अदा करते हैं। ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, मतलब माइक्रोब्स को निगलते नहीं है और इसमें एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है जिसको हम इस वजह से इसको हम मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये बोन मेरो से क्या होता है ओरिजिनेट होते हैं। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आपके पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को सिक्रीट करते हैं और यही जो है फिर मेच्योर हो जाते हैं बोन मेरो में और इसके अलावा थाइमस में। बोन मेरो थाइमस इन दोनों में ये लिम्फोसाइट इनकी मेच्योरेशन होती है। अगर एडल्ट में आप इसके अमाउंट देख ले तो 5 × 10 की पावर 11 ये एडल्ट में इसका अमाउंट है। और इसके आपके पास दो टाइप्स है, बी सेल, टी सेल। अब बात करते हैं बी सेल्स जिसको हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, जो कि आपके पास मतलब ये आपके पास इसको हम बी सेल्स भी कहते हो। ये क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये सेल्स का डायग्राम थोड़ा गलत है, यहाँ पर मैंने लिखा CELL है, ठीक है। अच्छा जी, सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी के सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है क्योंकि ये जो बी सेल्स होते हैं ये आपके पास प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट ऑन द बी सेल सरफेस। बी सेल सरफेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है जिसको हम BCR कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। इफेक्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक अहम सेल्स होते हैं या इफेक्ट करने वाले सेल होते हैं ह्यूमरल। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये ह्यूमरल इम्यूनो सिस्टम में इन्वॉल्व होता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी हर माइक्रोब्स के खिलाफ जब एंटीबॉडी सिक्रीट होता है तो जब एक माइक्रोब्स एंटीबॉडी से कोट हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये अब आपके पास माइक्रोब्स है, जब ये एंटीबॉडी से कोट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज़ के इर्द गिर्द जब आ जाते हैं तो जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं उसको ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये काफ़ी टेस्टी दिखाई देते हैं। तो जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है एंटीबॉडी का रोल। कभी कभार ये एंटीबॉडी में इतनी एबिलिटी होती है कि ये बाय इटसेल्फ इसको किल कर देते हैं। टेक अप एंटीजन एंड प्रेजेंट इट इनटू टी सेल। एंटीजन को लेते हैं और टी सेल्स के लिए इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्राम्स आप देख सकते हैं बी सेल्स का, ये भी बी सेल्स के डायग्राम है ये सारे। अच्छा जी, नेक्स्ट टी सेल अब पढ़ते हैं। arises from pluripotent in the bone marrow and migrate thymus where they completely develop। अब इनका कहने का मतलब है कि ये बोन मेरो से बनते हैं पर इसकी मेच्योरेशन थाइमस में होती है। मेच्योर टी लिम्फोसाइट मूव लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू में ये चले जाते हैं जब ये मेच्योरेशन के बाद, ठीक है। डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट नहीं करते। अटैक होस्ट सेल, ये होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं। वो होस्ट सेल जो कि इन्फेक्टेड होता है पैरासाइट, वायरसेस या दूसरे माइक्रोब्स में। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास मैक्रोफेजिस है, इसने वायरस को इनगल्फ कर दिया, ये वायरस है तो ये इसको पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये जो सेल होते हैं ये इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये जो आपके पास टी लिम्फोसाइट होते हैं ये क्या करता है, ये इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसका मेन रोल कुछ यूँ है, अटैक टिश्यू सेल्स डेट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। अटैक कैंसर सेल, कैंसर सेल्स को भी ये किल करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूस साइटोकाइंस, कीमोकाइंस एंड अदर केमिकल्स। साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और दूसरे केमिकल्स को भी सिक्रीट करते हैं। और उनका रोल क्या है, उनका रोल एगोमेंटिंग रोल है और रेगुलेटरी रोल है। सेल डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टेक्ट विद फॉरेन सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्लेटलेट्स।
अच्छा जी, प्लेटलेट्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल भी हमने नहीं पढ़ा। ये प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल जो है, चूँकि ये आपके पास WBC में पाए नहीं जाते, तो एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि प्लेटलेट्स को भी डिस्क्राइब किया जाए। तो यहाँ प्लेटलेट्स का एक स्लाइड मैंने बनाया है स्पेशली उसके लिए। तो चलिए जी, इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आपके पास है थ्रोम्बोसाइट्स, और ये खून को जमाने में एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड, नॉट होल सेल्स। तमाम तर सेल्स में इस पाए नहीं जाते, लेकिन सम ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड में ये पाए जाते हैं। ऑरिजिनेटेड इन ब्लड व्हेन मेगाकैरियोसाइट डिस्टिंग्विश इनटू न्यूमरस इरेगुलर शेप पीसेस। ये आपके पास ब्लड से ओरिजिनेट होता है। जब मेगाकैरियोसाइट्स आपके पास उसके शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाती है, तो तब आपके पास प्लेटलेट्स बनते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका फंक्शन है ब्लीडिंग को स्टॉप करना, प्लगिंग ब्रोकन ब्लड वेसल टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है। रिलीज केमिकल एक्ट ब्लड क्लॉटिंग इन एन इन्फ्लेमेशन। ये जो सेल्स होते हैं, ये खास किस्म के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन में एक अहम रोल अदा करता है। ये केमिकल्स को सिक्रीट नहीं करेगा। जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं, तो जब ये बाहर की तरफ आते हैं ब्लड वेसल से बाहर, तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो केमिकल्स रिलीज इस सेल से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाते हैं आउटसाइड। इनसाइड नहीं, आउटसाइड ये क्लॉट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल। अब नेचुरल किलर सेल्स ये पढ़ते हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू बी एंड टी सेल। ये बी और टी सेल से काफ़ी रिलेटेड होता है। ठीक है। डू नॉट एक्सप्रेस एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। इसमें एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर इसमें नहीं होता, जैसे कि बी सेल में पाए जाते हैं, टी सेल में पाए जाते हैं, तो इसमें खास किस्म के रिसेप्टर नहीं होते। लिम्फोसाइट में इसकी तादाद 5 to 10% है, और ये आपके पास इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। ठीक है। ये क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश एक्सप्रेशन ए सरफेस मार्कर नाउन एज नेचुरल किलर 1 एंड साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स। इसमें आपके पास नेचुरल किलर 1 और साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसके सरफेस पर। सेल किलर प्रोवाइड बैकअप मैकेनिज्म फॉर CTL। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें ख़ास किस्म का मतलब केमिकल्स होते हैं, जो कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। अटैक ए वैरायटी ऑफ एबनॉर्मल सेल। ये एबनॉर्मल सेल्स पे अटैक करते हैं, जैसे कि ट्यूमर सेल्स हो गए, कुछ इन्फेक्टेड सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं उसको किल करते हैं। अब आपके पास मैक्रोफेजेस है, उसने वायरस को इनगल्फ कर लिया, तो अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या होते हैं? वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल किलर सेल आकर इस मैक्रोफेजेस को किल करते हैं। ठीक है। डिस्टिंग्विश सेल्स डेट शुड किल्ड नॉर्मल सेल्स बाय 2 ways। ये जो सेल्स को वो किल करते हैं नॉर्मल सेल से 2 तरीकों की तरह। नॉर्मल सेल से ये सेल को किस तरह किल करते हैं? 2 तरीकों से इसको किल करते हैं। पहला जो तरीका इसका है वो ये है, बाय रिकग्नाइजिंग द एब्सेंस ऑफ MHC सेल 1। अच्छा जी, क्लास 1 सॉरी। ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर आपके पास MHC क्लास 1 चूँकि एब्सेंट होता है, तो ये उस सेल को रिकग्नाइज करते हैं जहाँ पर MHC क्लास 1 नहीं होता। ठीक है। विच एक्सप्रेस बाय ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल सेल। तो तमाम तर नॉर्मल सेल्स में क्या होता है? MHC क्लास 1 एब्सेंट होता है। तो जब नॉर्मल सेल इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो नेचुरल किलर सेल जाकर उस सेल को किल करते हैं। दूसरी, बाय एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड अदर कार्बोक्सिलेट एक्सपोज्ड हाईजैक्ड सरफेस। अब वो सेल्स जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और दूसरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, उनको भी ये किल कर सकती है। ठीक है। तो ये था आपके पास एमिनो सेल्स, उसके टाइप्स, तमाम तर बातें। उम्मीद है आपको एमिनो सेल्स के हवाले से काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा।